हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये रामबाण का हमारा 5वां क्लास है और 4 क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 क्लास में गद्यखंड और 2 क्लास में काव्यखंड हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ग्रामर आज और कल कल हमारा ग्रामर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तांडव सीरीज को और उसके बाद अंतिम प्रहार को, है ना। तो तांडव को भी हमने बांटा है, एक दिन में आपका गद्यखंड होगा, एक दिन में काव्यखंड, 2 दिन उधर चल जाएगा और उधर हम अंतिम प्रहार में 3, यानी कि मेरा जो ये तीनों सीरीज है बच्चों वो हाईएस्ट 11 क्लास में डिजाइन किया गया है। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और यह सेशन बच्चों क्लास 12th वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में चूंकि यह ग्रामर का क्लास है तो इसमें 10th वाले सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। समझ गए ना? तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किस क्लास से हैं, 10th से हैं या क्लास 12th से हैं। कुछ विद्यार्थी जी नोट्स को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए आप लोग का नोट्स जब मैंने कहा था कि 15 को मिलेगा तो आज से नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर जो भी नोट्स है वो आप लोग को पूरी तरह से मिल जाएगा, चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो। तो चलिए 10th के भी विद्यार्थी जी हैं, 12th के भी विद्यार्थी जी हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार बोर्ड इंटर यहाँ जरूर लिखा है लेकिन यहाँ मैट्रिक वाले बच्चों के लिए भी है ये। और हिंदी प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव हमारा होगा। रामबाण सीरीज आप जानते हैं कि रामबाण सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं बच्चों को। और यहाँ देख सकते हैं 6 तारीख को और 9 को, 6 और 9 को बच्चों पेपर है। 6 को आर्ट्स वाले का है, 9 को साइंस और कॉमर्स वालों का है। और 10th वालों का पेपर तो हिंदी लेट से है, 10th वालों का तो अलग से है। सीरीज हम लोग इसमें 50 अंक पक्का करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये हमारा चल रहा है। तो बच्चों चलिए एक बार जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर देंगे बच्चों, पूरा दम लगा करके। सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और एक बार पोल करके बताइए कि हाउ इज द जोश, इस सेशन को लेकर आपके अंदर कितना जोश है। एक बार जहां कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल का ऑप्शन है, कृपया बताइए पोल करके कि हाउ इज द जोश। बच्चों आज सेशन में कितना जोश है आप लोग दिखाइए भाई। हिंदी, हाँ चलो ठीक है, शेयर हो गया मुझे, है ना। चलिए सब लोग बताइएगा हाय सर, हाय सर, हाय सर। बिल्कुल 10,000 बच्चे ने हाय हाय लिखकर भेज दिया फटाफट से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर तो करना ही है, सभी बच्चों को शेयर करना है, जितने बच्चे हैं सबको खूब शेयर करना है आज के सेशन को लेकर के। आइए तो बच्चों सबसे पहले गणेश जी का बहुत बहुत आशीर्वाद लेना है। श्री गणेशाय नमः। प्यारा सा मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, जीवन तब सबसे ज्यादा सुहाना लगने लगता है। जीवन तब सबसे ज्यादा सुहाना लगने लगता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों लक्ष्य को प्राप्त हम लोग कर पा है ना, हम लोग कब कर पाएंगे? जब अपना रिजल्ट आएगा तो हम कहेंगे कि हम लोग अपने रिजल्ट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। और हम सभी का लक्ष्य क्या है? बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लाना, यानी 90% अंक जब हम बोर्ड परीक्षा में लेकर आ जाएंगे। अभी तो हम सभी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि किस प्रकार हम लोग 90% अंक लेकर आए। उसके बाद फिर हमारा लक्ष्य दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, पर अभी तो हमारा लक्ष्य यही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये क्रैश कोर्स का, जो बच्चे नहीं परचेस वगैरह किए हैं तो नोट्स वोट्स के लिए परचेस कर सकते हैं। मेरे बच्चे व्याकरण में हम लोग कितने टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, क्या आप लोग गैस कर सकते हैं? एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने टॉपिक के क्वेश्चन आज हम लोग लगाने वाले हैं? कोई अनुमान लगा सकता है? एक बार जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, कोई अनुमान लगा सकता है? कोई विद्यार्थी जी अनुमान लगा सकता है? बताइए। तो सर 10 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज। एक बच्चे ने सही कहा है, आज हम लोग कुल टॉपिक की संख्या जो होगी, सबसे पहले हम लोग वर्ण को देखेंगे। वर्ण के बाद मेरे बच्चे हमारा देखो संज्ञा होगा। ऐसे संधि, पहले मैं टॉपिक को ऐसे लिख देता हूं मेरे बच्चे, सर्वनाम के टॉपिक को भी आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे क्रिया के टॉपिक को, उसके बाद हम देखेंगे विशेषण के टॉपिक को, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे, है ना, नंबर 6 में उपसर्ग के टॉपिक को, उसके बाद हम लोग देखेंगे संधि के टॉपिक को,
उसके बाद देखेंगे हम लोग मेरे बच्चे समास के टॉपिक को। तो कुल आज हम लोग आधा टॉपिक यानी कि लगभग 8 टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो समझ लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण ये क्लास आज होने वाला है, जिसमें हम लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कुल मिलाकर 8 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइएगा बच्चों, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट हमारा जो वर्ण टॉपिक है। वर्ण के विषय में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है हम उन्हें क्या कहते हैं। जो सबसे छोटी इकाई है बच्चों, जो सबसे छोटी इकाई है हम इन्हें क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण में भी मैंने बहुत सारे वर्ण के बारे में पढ़ाया होगा, बहुत कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों वर्ण में। अब ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे, आज सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। खूब पढ़ाया है मैंने। पहला सवाल पूछा गया है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में वर्णों की जो कुल संख्या है वो कुल 52 वर्ण है बच्चों, और ये एक साथ को रख दें तो हम इसे वर्णमाला कहते हैं। तो आज का सेशन प्रैक्टिस का सेशन है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अगर हम स्वरों की कुल संख्या देखें तो कुल 11 स्वर देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए वर्ण को 2 ही प्रकार में बांटा गया है, या तो वे स्वर्ण है या तो वे व्यंजन है, अर्थात हम 2 ही प्रकार में से बांटते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। बच्चों स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने 25 कहा है आपको। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन 4 है। ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो ये भी 4 हैं। अगर हम अयोग्य वाह की बात करेंगे, अयोग्य वाह की बात करेंगे तो ये 2 हैं बच्चों, है ना। ये 2 होते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हम लोगों ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या बताइए। अगर हम व्यंजन वर्ण की कुल संख्या देखें तो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या बताइए। संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं। मेरे बच्चे 6 नंबर सवाल में जाएं। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं कि अक्ष होता है, उसके बाद में त्र होता है, उसके बाद में ज्ञ होता है, उसके बाद में स्र होता है। तो इन चारों व्यंजनों को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं। तो कृपया थोड़ा तेजी में आप लोग कमेंट करेंगे, जितना फास्ट कमेंट कर सकते हैं। अयोग्य वाह हम लोग किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे ये जो अनुस्वर अ है और अविसर अ है, इसे ही अयोग्य वाह के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है द्विगुण व्यंजनों की संख्या। बच्चों द्विगुण तो एक होता है बच्चों ये जिसको हम लोग बड़ी र या ड मान लेते हैं, अंघ बच्चों अंघ, और एक होता है ढ, है ना। इन दोनों का प्रयोग हम लोग द्विगुण व्यंजन के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग हम लोग द्विगुण व्यंजन के रूप में करते हैं, जिनकी संख्या भी 2 होती हैं। आगे है घ का उच्चारण स्थान बताइए कहाँ है। तो आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोग को पता है, मैंने पढ़ाया था कि मेरे बच्चे क वर्ग जो होता है, च वर्ग, ट वर्ग, है ना, उसके बाद में त वर्ग, उसके बाद में प वर्ग, और फिर, है ना। तो बच्चों इसके लिए ट्रिक होता है KTM DO 2, यानी KTM 2। तो यहां से आप लोग देखेंगे KTM 2 में ये जो घ है बच्चों, ये किस वर्ग का है। आप देखेंगे घ जो है क वर्ग का है, अर्थात इसमें कंठ हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है अपना कंठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि प का उच्चारण स्थान। तो प देखेंगे सबसे लास्ट में होता है, प फ ब भ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला सवाल देखेंगे क का उच्चारण स्थान क्या है। ये तो बहुत आसान हो गया, कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों अ में किन वर्णों का मेल हुआ है, आखिर किसको मिलाने से अ बना है। 12 नंबर सवाल में जाकर देखेंगे कि अ जो बना है वो किसको मिलाने से बना है। अ में अगर हम ह्रस्व ई को मिला दें तो बच्चों ए बन जाता है, आप इस बात को याद रखे होंगे। कहते हैं अ जो बना है तो अ और ओ के मिलने से अ बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप सोच रहे थे तो बिल्कुल सही सोच रहे थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरा और चौथा जो होता है हम उन्हें महाप्राण कहते हैं।
तो बच्चों ऐसे में अगर आप जानना चाहेंगे तो पूछा गया सवाल ये है अपना कि हमारा अल्प प्राण कौन सा है, तो पहला, तीसरा, पांचवा। तो अगर क के बारे में पढ़ेंगे तो ये किसी भी ये जो क वर्ग का है ये पहला वर्ण है, ये हमारा पहला वर्ण है। ये क ख ये दूसरा है, क ख ग घ ये चौथा है, प फ ब है ना, भ ये चौथा है। तो बच्चों ध्यान देना है, बात यह है कि पहला, तीसरा और पांचवा को हम अल्प प्राण कहते हैं, तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस लिहाज से आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है घोष वर्ण कौन सा है। प्यारे बच्चों पूरी शक्ति आप लगा दीजिए और मुझे बताइए कि घोष वर्ण कौन सा है, और आपको बताना है कि घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अगर हम देखें, सर गरीबी बहुत रुलाती है और रुलानी चाहिए बच्चों। जब तक गरीबी आपको नहीं रुलाएगी तो आपके अंदर पैसे कमाने की जिद, आपके अंदर पढ़ने की जिद, आपके अंदर किसी भी चीज को करने की जिद नहीं आएगी। तो गरीबी तो रुलाती है और रुलानी चाहिए बच्चों, है ना। हम गरीबी से एक अच्छा जीवन तक पहुंच के भी देखें, अच्छा जीवन में मजा नहीं है, जो मजा संघर्ष में है। मैं दिल बच्चों, अगर दिल फाड़ के दिखाना होता हम फाड़ के दिखा देते कि जो मजा संघर्ष में है वो मजा कहीं नहीं है। संघर्ष ही तो बच्चों जीवन है, उसके बाद तो जीवन ही नहीं है। कहते हैं कि घोष वर्ण कौन सा है, तो बच्चों तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो होते हैं इसी को घोष वर्ण कहते हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या पांचवा अक्षर घोष वर्ण कहलाता है। देखिए क ख ये दूसरा है, च पहला है, क ख ग म जो है ना, प फ ब भ म ये पांचवा है, और ये तो कुछ है ही नहीं बच्चों। तो देखते हैं, ध्यान देना, तीसरा, चौथा या पांचवा घोष वर्ण कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो पांचवा होगा, अर्थात यहाँ पर जो हमारा पांचवा होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्थात जो हमारा पांचवा होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, तो पहले चैप्टर में कुल हमने आपसे कितने सवाल लगवाए? 14, यानी कि 14 क्वेश्चन को आप लोगों ने बनाया। और देखें बच्चों 14 सवाल में आप लोग, चूंकि देखो अभी स्टूडेंट हो, अब हम टीचर इसको बनाएंगे तो एक आध क्वेश्चन कहीं गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कितना सही किया कृपया मुझे बताना। 8-10 तो सही कर ही दिए होंगे, 8-10 तो सही करिए दिए होंगे, उससे कम क्या करेंगे बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? संधि। संधि वाला टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे कि संधि में अगर हम बात करें मेल किसका होता है। संधि में मेल जब भी देखेंगे तो वर्णों का मेल होता है, बड़ा प्यारा सा चीज है। संधि में वर्णों का मेल होता है। और संधि मेरे बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको हमेशा ये विसर्ग मिलेगा, जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं विसर्ग देखने को मिलेगा। स्वर संधि में क्या होता है? 2 स्वरों के मेल से ना, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे बच्चे। पहला होता है सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, फिर आगे बढ़ करके हो जाता है मेरे बच्चे वृद्धि स्वर संधि, फिर होता है यन स्वर संधि, फिर मेरे बच्चे अयादि स्वर संधि। एक और संधि छूट गया जिसका नाम है गुण, जो तीसरे नंबर पर होता गुण। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसके सवाल को। आज का सेशन प्रैक्टिस करवाना है, ना कि आपको पढ़ाना है। तो आज का उद्देश्य है प्रैक्टिस कराना। तो रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद पहले रवि होता है, और रवि कभी दीर्घिकार नहीं होता, याद रखना। रवि हर्षिकार होता है। रवि और प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा इसका। अगला सवाल है मनवंतर। क्या लिखा है? मनवंतर लिखा है क्या रे? मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद मेरे बच्चे पहले होगा मन और प्लस अंतर। मन और प्लस अंतर बराबर होता है मनवंतर, क्योंकि अ के बाद अगर अनुस्वार आएगा तो वो व बनता है ना। तो मनवंतर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर सवाल में कि सट दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सट और प्लस में दर्शन, सट और प्लस दर्शन, ये तो याद ही होगा आपको। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत और प्लस, बताओ, जगत और प्लस, है ना, जगदम्बा जगदम्बा, जगत और प्लस अंबा बराबर जगदम्बा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है महेश शब्द का संधि विच्छेद। तो महा और प्लस में इस, महा और प्लस इस बराबर महेश होता है। सदाचार का क्या होता है? सत्य और प्लस में आचार बराबर सदाचार होता है।
अगला सवाल है तपोबल में क्या होता है, तपह और प्लस बल, तपह और प्लस बल बराबर होता है तपोबल। नेक्स्ट है बच्चों राजेंद्र शब्द में, राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राज में इंद्र को जोड़ने से राजेंद्र होगा। अगला सवाल का उत्तर दीजिएगा, ये सज्जन शब्द का संधि विच्छेद, थोड़ा फास्ट, बहुत फास्ट में आंसर कीजिएगा। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सत्य और प्लस जन, सत्य और प्लस जन बराबर सज्जन होता है। मेरे बच्चे उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उत और प्लस चारण बराबर उच्चारण होता है। नेक्स्ट है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद, तो निहि और प्लस में तार, निहि और प्लस तार बराबर निस्तार होता है। अगला सवाल है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मेरे बच्चे अ और प्लस न्याय है ना, तो अन्याय शब्द में देखेंगे, एक तो यहां पर अ छुपा है और यहां अ छुपा है, आ हो सकता है, अन्याय ऐसे भी हो सकता है, मुझे लगता है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद अन्याय तो कभी जीवन में नहीं होगा। अन्या प्लस य तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, जल्दी बताओ बी या सी, अ प्लस न्याय या अन्य प्लस अन्य, है ना, अन्य प्लस अन्य भी मुझे सही नहीं लग रहा है। इसका सही उत्तर बच्चों अ और प्लस न्याय होगा, अ और प्लस न्याय बराबर अन्याय होगा, ठीक है ना, ये उपसर्ग के लगने से बना, उपसर्ग के जुड़ने से बना शब्द है। अगला सवाल देखेंगे, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, निहि और प्लस में आधार, निहि प्लस आधार बराबर होता है निराधार। अगला सवाल है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद, यथा और प्लस में इष्ट, यथा और प्लस में इष्ट बराबर यथेष्ट होता है। अगला है सुक्ति शब्द का, देखो सुक्ति में स दृगुकार है बच्चों, तो सु और प्लस उक्ति याद रखना, दृगुकार, दृगुकार यहाँ तो है नहीं, बेचारा गलत करो, हर्षुकार भी नहीं होगा, यहाँ देखो सु प्लस में उक्ति है ना, सु और प्लस उक्ति बराबर सुक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो प्रातः और काल प्रातः और प्लस में काल बराबर होता है प्रातः काल। अगला सवाल है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। सत्याग्रह, सत्य और प्लस आग्रह है ना, ये प्रैक्टिस सेशन है, तो सत्य और प्लस क्या होगा, सत्य और प्लस में आग्रह बराबर सत्याग्रह। जल्दी से आंसर कीजिए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, महोत्सव का संधि विच्छेद कृपया बताइएगा, तो महा और प्लस में उत्सव, महा और प्लस में उत्सव बराबर महोत्सव। अगला कीजिएगा निरोग, देखो निरोग में नौ दीर्घिकार जरूर होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो नौ हर्षिकार देना पड़ता है, निहि, निहि और प्लस रोग बराबर निरोग। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, समाप्त हो गया है ना, तो कुल हम लोगों ने 33 क्वेश्चन तक पहुंच गए, यहां तक में आप लोगों ने आंसर किया, मुझे लगता है कम से कम 25 प्लस तो आप लोगों ने सही किया होगा, 33 में 25 प्लस कम से कम सही हुआ होगा। इससे कम क्या सही करेंगे प्रैक्टिस सेशन में बच्चों, बताओ, है ना। प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है कि आप चीज़ों को पहले पढ़ लिए हैं, एक दो बार देख चुके हैं, उसको बस प्रैक्टिस करना है आपको, बस आप लगा के आंसर देखना है कि भाई ऐसे हम बोर्ड परीक्षा में लगा के आएंगे, अब मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि सामने तुरंत चेक हो जाता है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है ना, तुरंत चेक हो जाता है, इससे बढ़िया और क्या होगा। बच्चों समास के विषय में पढ़े होंगे कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मैंने पढ़ाया था, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण क्या होता है मेरे बच्चे, है ना। तो संक्षिप्तीकरण इसका अर्थ होता है, और आप संक्षेप भी कह सकते हैं, समास का अर्थ संक्षेप भी कह सकते हैं। समास में जो होता है किसका मेल होता है, तो पहले आप जानते होंगे कि पदों का मेल होता है। आप ये भी जानते होंगे कि समास में कुल 2 पद होते हैं, पहला पद होता है मेरे बच्चे पूर्व पद और फिर होता है उत्तर पद, तो 2 पद होते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि समास के जो भेद हैं उनकी कुल संख्या 6 है। सबसे पहला समास होता है जिसका नाम है तत्पुरुष समास, नंबर दूसरा होता है जिसे बच्चों हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, नंबर तीसरा होता है जिसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, नंबर चौथा होता है जिन्हें हम द्विगु समास कहते हैं, नंबर 5वां होता है जिन्हें हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, और नंबर मेरे बच्चे 6ठा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में हम देखते हैं कि जितने देवी देवता गण होते हैं, जैसे इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास की खासियत बात यह है, एक नया शब्द की ओर इंगित करता है, एक नया शब्द की ओर आपको इंगित करेगा। द्वंद्व समास में क्या है, जैसे बच्चों माता पिता है ना, माता पिता, इसके बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलता है। द्विगु समास क्या है कि संख्यावाचक है, जैसे मान लो बच्चों कहीं पर लिखा है त्रिनेत्र, तो लिखा है ना त्रि माने संख्या,
जैसे चौराहा, तो बच्चों यहाँ से 4 है ना। अब यही भाव समास में क्या है कि प्रथम पद अवयव होता है। यहाँ पर एक चीज और आता है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर कारक चिन्ह आएगा। विग्रह करने पर कौन सा चिन्ह आएगा? विग्रह करने पर कौन सा चिन्ह आता है मेरे बच्चे? तो कारक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा जब आप विग्रह करेंगे तो, है ना। कर्मधारय समास मेरे बच्चे ये क्या है? ये जो है कर्ता, कर्ता तत्पुरुष को ही क्या बोलते हैं? कर्ता तत्पुरुष को ही क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये सब बेसिक चीज है जो आप लोग जानते होंगे। सर 29 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, क्या हुआ था 29 में? अच्छा मिस्टेक हो गया था, क्या हुआ था 29 नंबर में? सुक्ति का, अच्छा एक बार देख लीजिए बच्चों। सुक्ति शब्द का 29 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, सु प्लस उक्ति, है ना। तो दृगुकार प्लस में हर्षुकार बराबर दृगुकार बना है, ये मेरा आंसर है 29 नंबर का। मेरे अनुसार से तो सही है, बाकी मैं एक बार गूगल से चेक कर लेता हूं, आप लोग बोलोगे तो। मेरा गलत है, सुक्ति शब्द का सु और प्लस में उक्ति होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सुक्ति मेरा गलत है, मेरा सुक्ति गलत है, ठीक है ना, मेरा गलत है बच्चों, ठीक है, मेरा गलत है। चलिए, हो सकता है कहीं पर और भी मिस्टेक देखने को मिले, जैसे एक भाई ने कहा सर 16 नंबर प्रश्न को देखने के लिए। देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा, है ना। मनवतर का, है ना, मनवतर, है ना। तो मेरे बच्चे, है ना, मनु हरसहु कर में मनुजोर अंतर सही है क्या देखना। तो हरसहु के बाद ओ आने से वो व बन जाता है मनवंतर, देखना। तो ए नंबर सही है क्या? 16 नंबर का ए देखना बच्चों, 16 नंबर का ए देखना कृपया आप सभी लोग। ए नंबर सही है क्या? बिल्कुल ए नंबर सही है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, अब मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, एक आध क्वेश्चन और मिस्टेक हो सकते हैं, पर भैया ये गलत हुआ कैसे मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। महेश का महा और प्लस इस होता है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों, इसमें कोई गलती नहीं है। 19 नंबर में जो बच्चे गलत कह रहे हैं कृपया एक बार मैच करके देख लीजिए, महा और प्लस इस बराबर महेश होता है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब हम लोग चेक नहीं करेंगे, तो कृपया आप लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए, है ना। चलिए 31 नंबर एक बच्चे कह रहे थे सत्याग्रह का सत्य और प्लस में आग्रह होता है, तो मेरा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। आइए समास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए आप लोग कृपया कमेंट ना करें उस मुद्दे को लेकर, गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो देखिए गगनचुंबी का अर्थ होता है गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला होता है गगनचुंबी। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, यहाँ आप देखेंगे तो कारक की चीजें आ गई, अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास होगा। जब भी कारक की चीजें हमारे बीच आती हैं तो हम तत्पुरुष समास सही करते हैं। अगला सवाल आता है यथाशक्ति शब्द में, तो यथा एक अवयव है, यथाशक्ति यथा भक्ति मैंने कभी ना कभी पढ़ाया होगा आप लोगों को। आगे है जी जान शब्द में कौन सा समास है। जैसे मैंने आपको माता पिता बताया, ठीक उसी प्रकार से जी जान शब्द में द्वंद्व समास देखने को मिलता है। कहते हैं पंच पात्र, पंच मने बच्चों 5 होता है, पात्र मने बर्तन, यानी 5 बर्तन। तो 5 संख्या है और संख्या जहां भी आ जाए आपको द्विगु सही करना चाहिए। चंद्रमौली कौन सा समास है। तो चंद्रमौली किसी मतलब दिखाया जा रहा है, चंद्रमौली 38 देखेंगे, एक किसी की ओर संकेत हो रहा है बच्चों। तो चंद्रमौली किसी के लिए जैसे होता है ना नीलकंठ भगवान शंकर के लिए, तो चंद्रमौली किसी के, है ना, किसी का उपनाम है, अर्थात यहाँ भी बहुब्रीहि समास आपको सही करना चाहिए। जैसे लंबोदर, लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, तो लंबोदर शब्द में भी बहुब्रीहि समास होगा। अगला सवाल देखते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है। देखो चतुर्भुज भी गणेश जी को कहते हैं, तो यहाँ भी बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन, यानी कमल नयन मतलब कि उपमा और उपमा, है ना, उपमय का यहाँ पर संबंध है, यानी बच्चों विशेष और विशेषण और विशेष का संबंध है कि नयन कैसा है, कमल के समान है,
कमल के समान क्या है, नयन है। तो ऐसे में कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन ए सही करना चाहिए। नीलांबर में कौन सा समास होगा बच्चों? नीला है जिसके अंबर, अंबर नीला है जिसके अंबर, बच्चों बताओ, है ना। 42 नीला है जिसके अंबर, है ना, नीला है जिसके अंबर, आप इसको कर्मधारय कह सकते हैं, कर्मधारय कहिए बच्चों नीलांबर में, है ना, नीलांबर में कर्मधारय सही होगा कहना। ऐसे नेक्स्ट अगला सवाल है, चीड़ा मार का अर्थ है चिड़िया को मारने वाला, को आ गया अर्थात कारक चिन्ह आ गया, तो तत्पुरुष समास सही होगा। अगला है यथा समय, जैसे हमने यथाशक्ति किया ठीक उसी प्रकार से यथा समय में अव्ययी भाव समास होगा। कहते हैं प्रतिदिन शब्द में, प्रतिदिन शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है, प्रतिदिन, प्रतिमास, है ना। अनादर में देखो बच्चों, यहाँ पर नकारात्मक बोध है, जब किसी का आदर ना हो, जहां न आदर, न आदर, है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहते हैं न आदर, जहां आदर ना हो उसी को तो अनादर कहते हैं। और जब शब्द में न आ जाए तो मैंने कभी ना कभी आप लोग को पढ़ाया होगा, इसी को नए समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रि कहने का अर्थ है यह संख्या को दर्शाता है, अर्थात ये द्विगु समास होगा। अगला सवाल है शिवालय अर्थात शिव के लिए आलय, शिवालय मतलब शिव के लिए आलय, जहां पर कारक चिन्ह आ जाए, शिव के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो शिव के लिए आलय अर्थात शिवालय तत्पुरुष समास होगा। नव युवक, नव है जो युवक, यानी युवक की विशेषता है कि वह नया है, नव है जो युवक, विशेषण और विशेष्य का बोध हो तो वहां पर कर्मधारय समास हम लोग सही करते हैं। तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास होगा? तीर्थ यात्रा मतलब, है ना, मतलब तीर्थ के लिए यात्रा, है ना, यानी क्या हो गया, तीर्थ के लिए यात्रा, तीर्थ यात्रा का अगर विग्रह करेंगे तो तीर्थ के लिए यात्रा, और जहां पर कारक चिन्ह आ जाए, के लिए क्या है, कारक चिन्ह है, अर्थात तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। कहते हैं नील गाय, मतलब गाय की विशेषता है कि वह नीली है, तो जब विशेष और विशेषण का बोध हो तो उसमें कर्मधारय समास होता है। नील गाय में कहते हैं यथा संभव, जब भी यथा शब्द को आपने देखा, यथा संभव, तो मेरे बच्चे इसमें अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। दो पदों के योग किसमें होता है? दो पदों का योग किसमें होता है? तो बच्चों समास में दो पदों का योग होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्यासागर शब्द का समास क्या समास होगा? कहते हैं बच्चों विद्यासागर का अर्थ होता है विद्या का सागर, है ना, विद्यासागर का अर्थ होता है विद्या का सागर। अब आप यहां देखेंगे, यहां पर क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया का, विद्या का सागर, अगर आप देखेंगे तो विद्या सागर का अर्थ होता है विद्या का सागर, यानी तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, कवि श्रेष्ठ किस समास का कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ का अर्थ होता है कवि में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? कवि में श्रेष्ठ, कई बार पूछा है, देखिए 19, 20, 23, कवि श्रेष्ठ का अर्थ होता है कवि में श्रेष्ठ, और जहां पर कारक चिन्ह आ गया, में तो कारक का चिन्ह है ना, अर्थात तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, चक्रपाणी शब्द का अर्थ? पानी मने हाथ होता है, और चक्र, जिसके हाथ में चक्र हो उन्हें विष्णु भगवान कहते हैं हम लोग, विष्णु जी को कहा जाता है चक्रपाणी। तो इसमें बहुब्री समास है, जब ये शब्द कोई विशेष अर्थ को धारण कर ले, किसी विशेष अर्थ को धारण कर ले, तो आपको समझना चाहिए बहुब्री समास हो जाएगा। कहते हैं आ जन्म, यानी कि आ जन्म, तो आ इसमें क्या है, आ इसमें एक प्रकार का अवयव है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। अगला सवाल है, हाथ पैर शब्द में कौन सा समास है? तो हाथ पैर का जब विग्रह करेंगे आप तो पता चलेगा हाथ और पैर, तो हाथ पैर में द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, देशभक्ति को जब विग्रह करेंगे तो देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए भक्ति, है ना, देश के लिए भक्ति, और ये जो के लिए शब्द है बच्चों ये कारक है, कारक का चिन्ह है, और जब कारक का चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीलपीत, क्या लिखा है, नीलपीत, तो ये तो दो बीच में ना, बीच में ये लगा गया ना योजक चिन्ह, ऐसे मैं देख लेता हूं, ऐसे योजक चिन्ह का आ जाने का मतलब होता है कि वह द्वंद्व समास ही होगा। कहते हैं पंच प्रमाण, बच्चों पंच मने होता है पांच, और प्रमाण मतलब होता है निशानी, यानी पांच निशानी नहीं होता है। अगर आप लड़की अपने मायके से ससुराल जा रही है तो भैया 5 गो निशानी लेकर जाएगी, पंच प्रमाण। तो कहते हैं इसमें होगा हमारा, है ना, सॉरी, पंच प्रमाण पंच संख्या दर्शा रहा है, अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। अगला सवाल है, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? वीणा का अर्थ होता है, आप जानते हैं, पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती माता जी, है ना, उनका तो भी पूजा भी होने वाला है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर टोटली हमारा नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा शुरू हो गया। तो कृपया आप मुझे बताइए कि 62 क्वेश्चन में लगभग कितना सही किया आप लोगों ने। देखो एक आध क्वेश्चन हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है, अब ऐसा नहीं है कि भाई आप जान ही रहे हैं। बताइए, और सब लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, मैं एक बार 55 नंबर सवाल को मिलाना चाहूँगा कि कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है। 55 नंबर सवाल, ये कवि श्रेष्ठ में बच्चों तत्पुरुष समास ही होगा, क्योंकि कवि श्रेष्ठ का अर्थ ये हुआ कवि में श्रेष्ठ, और में आपको पता होगा संप्रदान कारक का चिन्ह में होता है, और जिसमें कारक आ जाए तो प्यारे बच्चों फिर आप समझ रहे हो ना। चलो, तो कृपया कुछ चीज़ों को आप बताएं, मुझे बताएं, लेकिन एक बार पहले आप संतुष्ट हो जाएं उस चीज़ों से कि हाँ ये सच में गलत है। संज्ञा आपको पता है कि कोई भी नाम उठा लीजिए, दुनिया के किसी भी नामों को ही क्या कहते हैं, जितने भी नेम्स हैं नामों को ही क्या कहते हैं, नामों को ही संज्ञा कहा जाता है, ये आपको पता होगा। और संज्ञा नाम किसी वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, भाव का हो सकता है। और संज्ञा की बात करें तो बच्चों हिंदी में हमारा देखें, अगर भेद की बात करें तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा के कुछ 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक, जहाँ पर किसी खास व्यक्ति के विषय में चर्चा होती है। जातिवाचक यानी पूरी जाति भर का बोध होता है ना। भाववाचक, जहाँ भावना की बात होती है मेरे बच्चे। एक होता है द्रववाचक, जिन वस्तुओं को हम नाप या तौल सकते हैं। एक होता है समूहवाचक, जो चीज़ें हमें हमेशा समूह में ही देखने को मिलती हैं, जैसे केला का दर्जन, चाबी का गुच्छा, सभा हो गया, सेना हो गया, है ना मेरे बच्चे। द्रव्य में क्या होता है जिसको नाप तौल सकते हैं, जैसे मान लो चीनी है, ये सब है। भाववाचक में बड़प्पन, लड़कपन, बचपन, ये सब। जाति में बच्चों जैसे कुत्ता बिल्ली, है ना। व्यक्ति में बच्चों जैसे मान लो रमेश है, किसी खास जगह का नाम दिल्ली है। इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो यस और नो। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ या ना बताओ जल्दी से, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। तो बच्चों हाँ, बिल्कुल हाँ कहेंगे आप सभी लोग कि हम लोग पढ़े थे संजय सर, बहुत अच्छे से। और चौथे टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए, संज्ञा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि पानी शब्द में कौन सा संज्ञा। देखो पानी को हम नापते या तौलते हैं, अर्थात ये द्रववाचक होगा। कहते हैं गिरोह शब्द में कौन सा है। गिरोह कहने का मतलब होता है एक गैंग, अंग्रेजी में गैंग बोलते हैं, भाई उसका गैंग चलता है, यानी इसमें एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्ति होंगे, अर्थात ये समूहवाचक होगा। नेक्स्ट है हमारा नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। नाप तौल का बोध तो द्रववाचक संज्ञा में होता है। कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है। कलम की अगर मैं बात करूं तो कलम यानी बच्चों, कलम कहने से कलम की पूरी जाति आ जाती है। उसमें लाल कलम, काला कलम, मोटा कलम, पतला कलम, सस्ता कलम, महंगा कलम। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है। सभा कहने से ऐसा नाम में ही लगता है कि कुछ लोग बैठे होंगे, 15-20 लोग, है ना, यानी समूहवाचक का बोध होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। देखिए बुढ़ापा एक भाव है। बुढ़ापा को आप बच्चों क्या होता है, वो कुछ उसके लिए कोई डिफाइन एज नहीं है, भाव है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। जैसे मैं लड़का कहता हूँ तो लड़का की पूरी जाति आ गई, उसमें नाटा, मोटा, पतला, गोरा, चिट्टा। ब्रेकअप हुआ है वो भी लड़का आ गया, जिसका नहीं हुआ है वो भी आ गया। अब हंसना मत। कहते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखें बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा, 70 में हम लोग चलते हैं। अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ के आधार पर ही इसको 5 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी 71 नंबर में कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो मैंने बताया था कभी आपको कि लघु से लघुता बनता है। क्या बनता है? लघु शब्द से 71 का अगर हम देखें तो लघु से, माफ कीजिएगा, लघु से लघुता नहीं, लाघव बनता है। लघु शब्द से क्या बनता है? लाघव। इसको याद कर लीजिए, ये गलत है, लघुता। अगला सवाल है मेरे बच्चे कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है। स्त्रीत्व कहने से, स्त्रीत्व तो एक है ना, स्त्रीत्व एक प्रकार का भाव है। स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ये सब एक भाव है बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि मिठास शब्द क्या है। तो मिठास बच्चों देखें तो मिठास भी एक प्रकार का भाव है। मिठास भी एक प्रकार का भाव है बच्चों। समाप्त हो गया। तो कृपया बताएंगे कि आप लोगों ने अच्छा खासा सही किया होगा, मुझे लगता है, किया कि नहीं बताओ। अच्छा खासा प्रश्न सही हुआ कि नहीं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा आप लोग अच्छा खासा प्रश्न सही कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन सही कर पाएंगे पेपर में। देखिए कभी कभी एक आध मिस्टेक हो जाता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, उन चीज़ों पर अच्छे से हम देख नहीं पाते हैं। थोड़ा क्लास ज़्यादा है मेरा इसलिए, नहीं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। अगर थोड़ा भी समय मैं दे दूं, 1 आध 2 घंटे,
तो ये थोड़ा सा मेरे तरफ से इशू रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वनाम के विषय में। आप सब लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो, है ना, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मैंने बताया होगा सर्वनाम के भेद जो हैं वो कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की संख्या मैंने बताई होगी कि हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद के विषय में अगर मैं आपको अवगत कराऊं तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे बच्चे। फिर मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, बताओ कौन कौन सा, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, बहुत टाइम हो गया पढ़ाए, है ना। उसके बाद में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में मेरे बच्चे क्या होता है? निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, और क्या क्या होता है रे, है ना मेरे बच्चे संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और एक होता है ना नीजवाचक सर्वनाम होता है। कहीं ज़्यादा ना बता दूं मैं, 6 ही होता है ना। चलो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आप लोग देखेंगे निजवाचक भी होता है जिसमें ये कहते हैं मैं खुद चला जाऊंगी, मैं खुद खा लूंगी, ये वो। संबंध में जैसे ये वाला होता है जो सो वाला ना, जो लड़का पढ़ रहा है वो मेरा भाई है, जो लड़का पढ़ रहा है वो मेरा भाई है। और निज में होता है बच्चों स्वयं, है ना, जैसे खुद या आप ही, ऐसा कुछ आता है। और निश्चय में आता है कोई आया था, कुछ खाने दे दो। निश्चय में यह होता है यह वह, ये निश्चय में होता है। प्रश्न में होता है कौन क्या, ये सब प्रश्न में होता है। और मेरे बच्चे पुरुष में जैसे मैं हो गए, आप हो गए, है ना, वे हो गए, वे लोग हो गए, तो ये सब आता है पुरुष में। तो मुझे लगता है कि एक बार आप देख करके आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी कि भाई सर्वनाम कैसे काम करता है ना। जल्दी से बताओ सर 1 मिलियन होने वाला है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि अपना जो परिवार है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर अपना परिवार 1 मिलियन प्लस का होने वाला है। तो आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले ही मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कह देता हूँ। आइए देखते हैं कि कौन आता है। बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है कौन आता है, ये तो एक प्रश्न हो गया ना। जब हम किसी को कहेंगे ये बात कि कौन आता है, कौन खाता है। आप कितना तक पढ़े हैं गुरुजी? मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ बच्चों, खैर ये चीज़ मैं कभी नहीं बताया हूँ तो अभी नहीं बताऊँगा, पर बहुत नहीं पढ़ा हूँ मैं। कौन आता है यह एक प्रकार का, और अभी भी पढ़ाई समझिए जारी है। कभी बच्चों पढ़ना लिखना देखो ये ना, ये एक डिग्री मात्र नहीं है। आप ये मत समझिए कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा को आप डिग्री से समझ सकते हैं। पढ़ना एक डिग्री मात्र नहीं है। पढ़ना बच्चों वो तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ और मैं बुढ़ापे तक पढ़ता रहूँगा। तो यह एक प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट है तुम क्या खा रहे हो, क्या, यह भी तो एक प्रश्न है ना। तुम क्या खा रहे हो, ये भी तो लग रहा है ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तब तो ये और कंफर्म हो जाता है कि यह तो प्रश्न पूछा जा रहा है। कहते हैं यह कविता मैंने लिखी है। मैंने अर्थात मेरे बच्चे मैंने लिखी है। इसमें यह कविता मैंने लिखी है, मैंने मतलब खुद से। यहाँ पर 2 चीज़ है, यह भी हो सकता है, यह होने से निश्चय हो जाएगा, यह होने से निश्चय हो जाएगा, मैंने होने से नीज हो जाएगा। अब देखना यह है कि भाई रेखांकित शब्द कहाँ है, इसमें रेखांकित शब्द कहाँ है। तो मैं 76 इसमें रेखांकित शब्द मेरे बच्चे मैंने पर रेखांकित शब्द है। अब बताओ क्या होगा? मैंने लिखी है अर्थात निजवाचक होगा। सवाल आपके सामने अगला है कि वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। 77 नंबर में देखेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, ये नहीं होता है कि भाई वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, यानी खुद को सुधार रहा है, अपनों को सुधार रहा है। तो यहाँ पर भी निजवाचक सही उत्तर करना, निजवाचक सही करना जहाँ पर अपने वाली फीलिंग्स आ जाए। कहते हैं कि आपने क्या खाया, क्या तो एक प्रकार का प्रश्न है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, मैं आप चला जाऊंगा। बताओ इसमें क्या होगा? आपका नहीं होता है कि ड्राइवर साहब इनको घर तक छोड़ दो। अरे नो 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 नो, डोंट वेरी, मैं आप चला जाऊंगा। आप मतलब खुद चला जाऊंगा। अर्थात मेरे बच्चे निजवाचक सर्वनाम देखने को मिलता है। कोई कैसा सर्वनाम है? जो नहीं बोलता है कि घर पे कौन आया था, कोई आया होगा। अरे भाई आपको पता ही नहीं है। कोई का अर्थ होता है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, जो कमाएगा वही खाएगा। कहते हैं बच्चों कि जो कमाएगा वही खाएगा।
अर्थात खाने का संबंध किसके साथ है? कमाने के साथ है। तो खाने का संबंध कमाने के साथ है, तो जो कमाएगा वही खाएगा, अर्थात यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चों, वह कौन सो रहा है। देखो क्वेश्चन मार्क देकर के पूछना बड़ा आसान होता है। क्वेश्चन मार्क दिया है अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक है, वह कौन सो रहा है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो पास होने का संबंध पढ़ने से है, पास होने का संबंध पढ़ने से है। तो मेरे बच्चे यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है, कृपया आप याद रखें। कौन खा रहा है, ये तो कई बार हो गया, ये प्रश्नवाचक है। अगला सवाल देखते हैं, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, मत खाओ ये तो मना किया जा रहा है, मत खाओ ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई संबंध नहीं है, ये कोई अनिश्चय नहीं है। तो रोटी मत खाओ मतलब निश्चित रूप से इसका क्या हो सकता है? 85 का आंसर बताओ आप लोग। 85 का सी है बच्चों, निश्चयवाचक है। भाई निश्चयवाचक है, रोटी मत खाओ। ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा है, दाल में कुछ काला है। तो कुछ शब्द क्या है? कुछ है, नहीं बोलता कितना रोटी खराब है रे, कुछ रोटी खराब है। कितना बच्चा नहीं पढ़ता है? कुछ बच्चा नहीं पढ़ता है, यानी कि आइडेंटिफाई नहीं है, अर्थात अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ काला है मतलब अनिश्चय वाली बात है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला नहीं बोलता, अपना खुश तो सब खुश। अपना मने निज, यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है ना कि आप भला तो जग भला। हाँ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह वह निश्चयवाचक है बच्चों, यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों समाप्त हो गया। कृपया आप लोग बताइए कैसा रहा, अधिकांश क्वेश्चन सही किए कि नहीं बताइए, अधिकांश सवाल बना कि नहीं बना बताइएगा बच्चों। अभी हम लोग को लगभग 50 क्वेश्चन और बनाने हैं, तो कृपया आप लोग बताइएगा क्या आप लोग सब कुछ सही कर पा रहे हैं बहुत जल्दी से। सर 12th 10th का न्यू बैच कब आएगा? अभी टाइम है भैया। चलिए एक दो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो 80 नंबर सवाल है गुरुदेव उसमें गलती पाया गया है। तो 80 नंबर सवाल में देखिए कोई लिखा है, तो कोई शब्द जो है ना वो अनिश्चय होता है। आप ऐसा गलती ढूंढिए जो सच में लगे भाई थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो। आप ऐसी गलती ढूंढ के लाएंगे जिसमें कोई कंफ्यूजन ही ना हो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। चलिए तो हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए हम उन्हें क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए हम उन्हें विशेषण कहते हैं। मेरे बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगा जो विशेषण होते हैं, जो विशेषण होते हैं, जो विशेषण होते हैं मेरे बच्चे ये कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, फिर होता है पहला होता है गुणवाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, फिर होता है संख्यावाचक विशेषण और फिर होता है मेरे बच्चे सार्वनामिक विशेषण, है ना, सार्वनामिक विशेषण। तो कुल मिलाकर के 4 तरह के विशेषण होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि कोई काला है, कोई मोटा है, कोई बच्चों है ना, कोई चीज मीठा है, तो ये सब किसी का गुण हो गया। हम परिमाण की बात करते हैं, जैसे हम ज्यादा कह रहे हैं, जैसे हम कम कह रहे हैं, तो ये सब परिमाण है। संख्या में जैसे कहते हैं 2 किलो आम लेकर आओ, 5 केजी रोड ना मतलब आटा लेकर आओ। सर्वनाम में क्या है? सर्वनाम में बच्चों मतलब क्या कोई इस तरह से होता है। तो ये है ना, बेस आपका ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेशन है सर एक डाउट है कि भरपेट में कौन सा समास है? देखिए भरपेट, पेट भर, भरपेट, भरपेट में बच्चों मुझे लगता है अब यही भाव समास होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके गूगल, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? भरपेट में अव्ययी भाव समास। हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। तो जो भी डाउट पूछ रहे थे कृपया आप नोट कर लीजिएगा कि अव्ययी भाव समास होता है, भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। आपका नाम क्या है गुरुजी? मेरा नाम संजय कुमार है, ठीक है ना। आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते बता दीजिए भैया। 85 नंबर पर एक बच्चे ने सवाल उठाया है, कृपया आप लोग बताइए कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली। अच्छा अरे भाई मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा डाउट इसलिए हो जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। देखो एक तो सही बात है, वह शब्द जो है, वह शब्द
एक निश्चयवाचक सर्वनाम को दिखाता है। दूसरा, एक बच्चे कह रहे हैं क्योंकि सर इसमें संबंध भी हो सकता है कि रोटी का संबंध जला से है, इसलिए संबंध भी हो सकता है, ऐसा आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो चलिए मैं एक बार कंफर्म करता हूं। ओके गूगल, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? एक बार मैं कंफर्म हो जाता। वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह किसी निश्चित बच्चों निश्चयवाचक ही सर्वनाम है, सिर्फ वह के विषय में बताया गया है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे भी मुझे पता था पहले से कि इसमें निश्चय ही होगा। तो चलिए अब हम लोग देखो, जब डाउट होता है कभी तो कंफर्म हो जाना अच्छा होता है। चलिए पहला शब्द पूछा है 89 सवाल में, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलस नहीं बच्चों, आलसी। आलस शब्द का विशेषण होता है आलसी। आलस शब्द का विशेषण पूछा है बच्चों। पुराण शब्द का विशेषण, पुराण से होता है पौराणिक, क्या होता है? पौराणिक। नेक्स्ट है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्राम से होता है ग्रामीण। अगला सवाल देखते हैं, यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है? तो बच्चों नया पुराना ये सब क्या है? एक प्रकार का विशेषण तो है, विशेषण ही तो है। अगला सवाल, आदर शब्द का विशेषण क्या होता है? आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होता है। आप सुने होंगे आदरणीय, है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट अगला सवाल है कि इतिहास शब्द का, है ना, विशेषण क्या होता है? इतिहास का ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। अगला है समाज शब्द का विशेषण सामाजिक होता है, सामाजिक, सामाजिक। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होता है? आत्मीय होना चाहिए, आत्मीय। 96 में मैच कर लेता हूं, ऐसे मुझे पता है, आत्मीय सही शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत शब्द का भारतीय होता है, भारतीय। अगला है स्वर्ण शब्द का क्या होता है? स्वर्ण शब्द का स्वर्णिम होगा, नहीं बोलते हैं स्वर्णिम युग, आप लोग सुने होंगे ना स्वर्णिम युग। अगला जगत शब्द का क्या होता है? जगत शब्द का, जगत का जग, जागतिक, जगदीश। 99 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जागतिक बच्चों। जगत शब्द का विशेषण जागतिक होता है, बड़ा खतरनाक शब्द मिल गया आज। अगला, दीन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, दैनिक भास्कर सुने होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकुर शब्द का विशेषण अंकुरित, अंकुरित हर्षिकार होना चाहिए, अंकुरित। 101 का देख लीजिए, 101 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, कुटुंब शब्द का विशेषण कुटुंब, कुटुंब का कौटुंबिक, कुटुंबक, कुटुंबिक। बताओ 102 नंबर का सही उत्तर बताइएगा। सर 95 नंबर आपने गलत कर दिया है, ले भगवान, ये क्या हो गया भाई पढ़ो तो देखो तो, समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? 95 नंबर क्वेश्चन में, 95 में समाज का सामाजिक होता है, मैंने सामाजिक लिख दिया, सॉरी बच्चों। समाज शब्द का सामाजिक होता है, मैंने पहले बताया भी था एक बार, शायद बहुत पहले मैंने बताया भी था, इस जगह मैंने ये बोला था कि इस पर ध्यान दीजिएगा, और आज देखिए मैंने खुद गलत कर दिया, है ना। तो बच्चों देखो, ज्ञान किसी के गुलाम नहीं होती है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो गलत करेंगे। 102 का सही उत्तर बी है ना। तो कुटुंब शब्द का कौटुंबिक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है गलत कर देगा। देसी शब्द का विशेषण क्या होगा? देसी का देशीय, देसी का देशीय हो जाएगा, देशीय, देशीय। ऑप्शन नंबर बी। ये वाला देशीय मत कहना, देशीय का बी हो जाएगा, देशीय, ठीक है ना। ओके गूगल, देशी शब्द का विशेषण क्या होगा? देसी शब्द का विशेषण देशज या देशीय होगा। मेरे बच्चे देशीय, देशीय, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया रे। 22 नंबर गुरुजी, नहीं वो तो चेक नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत पीछे चला गया। 40 भी नहीं होगा चेक। बताओ इसका, बताओ इसका रुक जाओ मुझे देखने दो भाई। देशी शब्द का ग्रामर में बहुत कुछ मायने रखता है भाई, एक चीज अगर मिस्टेक हो गया तो फिर समझो। कहाँ दिया है? देशीय सही है बच्चों, देशीय सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। कृपा शब्द का विशेषण, कृपा से कृपालु होता है, कृपा का क्या हो जाएगा? 104 का कृपा का हो जाएगा कृपालु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, चरित्र का क्या होता है? चारित्र, हाँ, चरित्र का चारित्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 में सब धन कौन सा विशेषण है? अच्छा, सब धन। जो सब धन कहने का मतलब क्या है? कम धन, ज्यादा धन, सब धन, ये परिमाण को दर्शाता है। सब धन परिमाण को दर्शाता है। मामा शब्द का विशेषण म से ममेरा होता है, मामा से ममेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शब्द का विशेषण को होता है ना, कौन सा है? विकास से बनता है विकसित बच्चों। विकास से क्या बनेगा? विकसित। 108 का देखेंगे, बी नंबर बिल्कुल सही है, विकास से विकसित बना है। नेक्स्ट है पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प से पुष्पित होता है ना, पुष्प का पुष्प से पुष्पित, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे कि राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्र से राष्ट्रीय बनेगा, ऑप्शन ए सही है। अगला, यह पुराना माल है, इसमें पुराना क्या है? नया, पुराना, ये गुण दर्शाता है, ये विशेषण है, माफ कीजिएगा। अगला सवाल है पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? पर्वत से पर्वतीय बनेगा, पर्वतीय। अगला सवाल देखते हैं प्रथम शब्द का विशेषण प्रथम से प्राथमिक बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया। बड़ा खतरनाक था भैया, बहुत खतरनाक था। थोड़ा बहुत सही हुआ कि नहीं बताओ सर? 90 नंबर सवाल, वो तो मैंने चेक किया था ना उस समय, सही हुआ कि नहीं बताओ? अच्छा खासा मात्रा में सही हुआ कि नहीं? यस और नो, यस और नो बच्चों, है ना। तो विशेषण भी हो गया, संज्ञा भी हो गया, सर्वनाम भी हो गया। अब क्या बचा है? क्रिया बचा है, और क्रिया के बाद क्या बचा है? एक बचा है क्रिया और एक उपसर्ग बचा होगा, बस दो ही चीज बचा है बच्चों। क्रिया के बारे में आप पढ़े होंगे कि क्रिया जो होता है, क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। क्रिया हम उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के, बताओ बच्चों, किसी कार्य के किसी कार्य के, बताओ, जिससे किसी कार्य के होने या, है ना, होने या करने का बोध हो, होने या करने का बोध हो। बच्चों क्रिया कितने प्रकार के होते हैं मेरे विद्यार्थी जी? तो आप कहेंगे कि सर देखें, क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहले एक तो होता है सकर्मक, है ना, एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अकर्मक, एक तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं भाई, एक होता है मूल क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया। हम ये भी पढ़ के रखे हैं, एक होता है मूल क्रिया और दूसरा होता है सहायक क्रिया। हमने बच्चों क्रिया के और भी रूप पढ़ के रखे हैं, जैसे मान लो प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया भी पढ़ के रखे हैं हमने बच्चों। द्विकर्मक क्रिया भी पढ़ के रखे हैं, है ना मेरे बच्चे। और एक होता ना, एक कौन सा क्रिया होता है जो एक काम पहले हो गया फिर बाद में काम हुआ, उसको क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। हाँ सर अब आप क्या करेंगे? बड़े बड़े शिक्षक आपके कंपटीशन में आ गए हैं, उन्हें बीट कैसे करेंगे सर? 12th बैच लेकर आ रहे हैं। अरे नहीं भाई, किसी को बीट क्यों करना है ना। मेरी पहली बात है भाई, अगर कोई शिक्षक, अगर बढ़िया शिक्षक हैं, बड़े शिक्षक हैं, अगर वो बैच लेकर आ रहे हैं, उसमें बीट करना ही क्यों है भाई? क्यों बीट करना है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बीट क्यों करना है किसी को? सब पढ़ाएं, सब बच्चों अपना योगदान दें, सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं, है ना। उसमें बीट क्यों करना है? मतलब बीट क्या, यहाँ कोई लड़ाई थोड़ी चल रही है ना, यहाँ कोई लड़ाई तो नहीं चल रही है ना। सर आप ओके गूगल बोलते हो तो मेरा फोन काम करता है। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, किसी को मुझे बीट नहीं करना है बच्चों। सर आपने बहुत मिस्टेक किया आज। हाँ बच्चों, मिस्टेक तो कर देता हूँ, रिवीजन नहीं करने से कोई मिस्टेक कर देगा। देखो ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे गलती नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे गलत हो जाएगा। चाहे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, कोई भी रहे, ये सब प्रैक्टिस का चीज है ना। क्योंकि आप जानते हैं हिंदी कितना कठिन है बच्चों। देखो ये शब्द ना, एक बच्चा कह रहा गलत है, देखो ये गलत नहीं है बच्चों। एक तो ये पहले बुक से है ना, बुक से बच्चों एकदम मिला हुआ है, फिर तो मैंने गूगल से भी मैच कर लिया। तो देश शब्द का देशीय नहीं होगा मेरे बालक, ऑप्शन बी सही होगा। अगर इतना ही लॉजिकल, इतना स्लो लॉजिकल क्वेश्चन होता तो मैं भी सोच सकता था भाई देसी का देशीय लगा दो, नहीं, देशी का देशीय ऐसे होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने देखा। तो बच्चों किसी को बीट करना नहीं है, सब पढ़ाएं, सब बच्चों को आगे बढ़ाएं, मेरा तो यही मानना है भाई। बीट करना ही क्यों है किसी को? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में। सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। देखो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे धातु के विषय में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर किसी से मेरी लड़ाई हो गई थी। अरे मत करो लड़ाई भाई, मत करो लड़ाई, क्यों लड़ाई करनी है? नहीं नहीं, किसी से भी लड़ाई नहीं करना है बच्चों। पढ़ाई पर फोकस करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो,
है ना। मेरे लिए आप लोगों ने ऐसे भी बहुत कुछ कर दिया है, इतना प्यार दिखाया है मेरे लिए। अब किसी से मेरे लिए लड़ो मत बच्चों, नहीं 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 प्लीज़ मत लड़ो, लड़ना नहीं है किसी से भी। एक तो मेरे लिए इतना ही पहले कर चुके हैं आप लोग, फिर लड़ाई उड़ाई करके फिर दिक्कत कर दोगे, फिर बिल्कुल भी लड़ना नहीं है। आइए, क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखो, क्रिया अगर हम नॉर्मली देखें तो एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है, अर्थात क्रिया के सिर्फ और सिर्फ दो भेद होने चाहिए, दो भेद होने चाहिए। अगला सवाल है कि मैं घड़ा भरता हूं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। बच्चों देखो, अगर ये रहता मैं भरता हूं, है ना, मैं क्या भरता हूं तो घड़ा भरता हूं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं तो इसमें ऑब्जेक्ट है। मेरे बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, आप लोग को युवराज सर पढ़ाए थे कि नहीं, बताइए, पढ़ाए थे। उसमें बताए होंगे कि उसमें एक ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट है तो यह सकर्मक क्रिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि माँ मुझसे रोटी बनवाती है। जब माँ मुझसे रोटी बनवाती है तो जब जब बच्चों जो मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कर्ता होते हैं, कार्य को स्वयं ना कर किसी और से जब करवाते हैं, तो मेरे बच्चे, है ना, किसी और से जब कार्य करवाते हैं तो हम इसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं? सर आपके क्लास में ऐड नहीं आता है यूट्यूब, ऐसा क्यों? मैंने बंद कर दिया है मैंने सारा ऐड को बंद करवा दिया। बच्चों देखो, सिंपली बात है कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट की पढ़ाई या ऐड से आने वाला पैसा। तो स्टूडेंट की पढ़ाई मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला भाई देखो, ऐड चलेंगे तो बिल्कुल सभी चैनल पर ऐड चलेंगे, तो ये जनवरी महीने में और फरवरी महीने में ज़्यादा पैसा आता है यूट्यूब से, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वीडियो पे, है ना। मैंने बोला भाई ख़त्म करो इसको, ऐड बंद करो। तो मेरी कोई भी लाइव क्लासेस जो लगती है उसमें ऐड नहीं होता है, आप देख लेंगे, उसमें मैं ऐड हटवा देता हूँ। मैंने ऐड हटवा दिया है बच्चों, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। धातु का एक मूल धातु और एक सहायक होना चाहिए, तो दो होने चाहिए। 119 का सही उत्तर देखेंगे तो बच्चों दो है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है यहाँ पर भी कोई अपने से काम नहीं कर रहा है, किसी और से जब आप काम करवाएंगे इसे प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। जी घबराता है भगवान, जी घबराता है ना, जी घबराता है, इसमें आपको लग रहा है ना, जी घबराता है, इसमें कर्ता ही गायब है, कौन सी क्रिया है? जी घबराता है। 121 का मेरे बच्चे, इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट बच्चों, उसका सिर खुजलाता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? उसका सिर खुजलाता है, तो उसका क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है, सिर ऑब्जेक्ट है, सिर ऑब्जेक्ट है, तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें कौन सी क्रिया है बच्चों? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो घड़ा भरता है किससे? बूंद बूंद से। मेरे बच्चे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 123 नंबर सवाल, तो इसमें भी सकर्मक क्रिया हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, जब काम खुद ना करके किसी और से कराया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मैं घड़ा भरता हूं, हे भगवान, एक का कितना बराबर है? सकर्मक क्रिया। अगला सवाल लिखा गया है, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा खासा रहा होगा वो चैप्टर, बहुत आसान था मेरे बच्चे। लास्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम उपसर्ग है, और आप सब लोग जानते हैं कि सबसे हल्का टॉपिक है। उपसर्ग क्या होता है मेरे बच्चे? उपसर्ग शब्द तो नहीं होते हैं पर शब्द के अंश होते हैं, अर्थात हम इन्हें शब्दांश कहते हैं। और ये किसी भी शब्द के पूर्व जुड़कर, पूर्व माने पहले, किसी भी शब्द के पूर्व बोले या पहले जुड़कर, किसी भी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर के शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं मेरे बच्चे। उपसर्ग आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए एक शब्द है, एक शब्द है बच्चों कार, अब उसमें हमने एक ना, हमने उपसर्ग जोड़ दिया उप, अब उप जुड़ करके हो गया उपकार, क्या हो जाएगा? उपकार। मेरे बच्चे एक शब्द है, मान के चलिए मान, अब उसमें हमने एक बच्चों शब्दांश जोड़ दिया अ, तो है ना मेरे बच्चे, है ना, क्या लिखा है ना, सॉरी, अप जोड़ दिया, अप हमने जोड़ दिया, तो मान में अप जोड़ने से अपमान हो गया। तो सीधा समझिए कि जो उपसर्ग होते हैं वे बच्चों शब्द तो नहीं होते, शब्द के अंश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और जुड़ करके पूरा अर्थ बदल देते हैं, है ना। बढ़ जाए आगे, बढ़े बच्चों आगे।
सर आज आप पतंग उड़ाए हैं? नहीं बच्चों, पतंग कहाँ उड़ाए भाई, पतंग उड़ाने का टाइम कहाँ मिलता है। सर आप सबको रिप्लाई नहीं देते हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे हैं। हे भगवान, यही सब करने आते हैं जी, पढ़ाई करने नहीं आते हैं आप लोग। ये सब गलत बात है। कुछ रिप्लाई दे देते हैं तो आप लोग क्या समझते हैं भाई, देते रहे सर। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। एक कार एक शब्द है, उसमें अधि जुड़ा हुआ है। आगे है अब, उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? इसमें अब नहीं है, इसमें अब नहीं है, इसमें अब नहीं, यहाँ अबल है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो वास एक शब्द है, इसमें सु जुड़ा हुआ है तो सुवास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लोक एक शब्द है, उसमें पर जुड़ा हुआ है तो परलोक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, सुशील शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों सील एक शब्द है, उसमें सु जुड़ा है तो सुशील हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो शासन एक शब्द है जिसमें अनु जुड़ गया है तो अनुशासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यश एक शब्द है, उसमें अप जुड़ गया है तो अपयश हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतोष में क्या है? तो संतोष ऐसे बनता है सम और प्लस तोष, सम और प्लस तोष से मिलकर संतोष बना है तो इसमें सम जुड़ा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक शब्द में तो बच्चों प्रति और प्लस एक से मिलकर बनता है प्रत्येक, तो एक एक शब्द है जिसमें प्रति को जोड़ा गया है तब प्रति एक बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराजय में जय एक शब्द होता है, उसमें परा जुड़ा गया है तो पराजय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी, विपक्ष शब्द में पक्ष एक शब्द है, उसमें वी जुड़ा गया है तो विपक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रपंच में पंच एक शब्द है जिसमें पर जोड़ा गया है तो प्रपंच हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशोध शोध एक शब्द है जिसमें प्रति को जोड़ा गया है तो प्रतिशोध हो गया है। अगला क्वेश्चन है परिणय परिणय, परिणय शब्द कैसे बना है बच्चों? 139 नंबर सवाल में परिणय शब्द कैसे जुड़ा है? तो परि और नय एक शब्द है, नय एक शब्द है जिसमें परि को जोड़ा गया है। अगला शब्द देखेंगे निष्फल, तो निहि जोड़ फल बराबर निष्फल, निहि और जोड़ फल बराबर होता है निष्फल। जब आप संधि करते हैं संधि विच्छेद में तो निहि और प्लस फल जुड़ के बना है निष्फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, आहार में एक हार शब्द है, उसमें आ जोड़ दिए तो बन गया आहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष में मेरे बच्चे प्रति और प्लस में अक्ष बराबर क्या होता है? प्रत्यक्ष, तो अक्ष एक शब्द है जिसमें प्रति को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, प्रतिशत, सत एक शब्द है जिसमें प्रति को जोड़ा गया है तो प्रतिशत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभ्यागत, अभी और प्लस में आगत, आगत एक शब्द है, आगत एक शब्द है जिसमें हमने क्या जोड़ा है? अभी जोड़ा है तो अभ्यागत हो गया, अभी जोड़ आगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय, तो नय एक शब्द है जिसमें वी को जोड़ा गया है तो विनय हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में सम और प्लस सार बराबर होता है संसार, सम और प्लस सार बराबर संसार, तो सार एक शब्द है जिसमें सम को जोड़ा गया है अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संहार लिखा है, सम और प्लस हार, सम और प्लस हार बराबर संहार होता है, हार एक शब्द है जिसमें सम को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सु कवि, कवि एक शब्द है जिसमें सु को जोड़ा गया है अर्थात सु कवि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हेड मास्टर, मास्टर एक शब्द है जिसमें हेड को जोड़ दिया गया है तो बन गया हेड मास्टर, है ना, हेड मास्टर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है? सर आपके प्रचार ऐड में दूसरे का वीडियो पर नहीं आता है जैसे फलना का आता है। अरे भाई क्या बताएं, छोड़ो, क्या सब पूछते रहते हैं आप लोग। अलबत्ता, बत्ता एक शब्द है जिसमें अल जुड़ा हुआ है, अलबत्ता, अलबत्ता। चलिए तो मेरे विद्यार्थी जी बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन? एक प्यारा सा एक छोटा सा सेशन बच्चों कैसा लगा? सर आपके बिना मन नहीं लगेगा। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम जा ही नहीं रहे हैं आप लोगों को छोड़ के, आप लोगों को छोड़ के अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी तो आप लोग को और परेशान करेंगे, है ना, अभी तो आप लोग को और परेशान करेंगे। कब तक परेशान करेंगे पता है आप लोग को? कब तक परेशान करेंगे? आप लोगों को अभी डेली रोज परेशान करेंगे 9:30 बजे, आओ बच्चों पढ़ो मुझसे, पढ़ो बच्चों पढ़ो मुझसे अभी आप लोग को और परेशान करेंगे। लास्ट है 9 जनवरी को, है ना, फरवरी को, 9 फरवरी तक आप लोग को परेशान करेंगे, यानी मोटा मोटी 15 और 9, अभी हमको आपको 24 दिन झेलना पड़ेगा। 24 दिन हमको झेलिएगा आप लोग, और 24 दिन के बाद फिर हम आप लोगों से विदा ले लेंगे। फिर आप लोग आराम से सोइएगा, ना तो मेरा नोटिफिकेशन जाएगा ना तो आपको परेशान होंगे, आप लोग एकदम आराम से रहिएगा। फिर
फिर बच्चों नहीं गुरुजी मिलेंगे आपको, आएंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। हम पढ़ने वाले हैं, बताओ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुमसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो। चलो बच्चों, हो गया। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, ठीक है ना। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। और कल बच्चों हमारा, कल बच्चों हम लोग फिर से टॉपिक रिवीजन करेंगे जो भी बचा हुआ है। और कल हम लोग जो शेष टॉपिक बचा है कल हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुरू करेंगे तांडव। क्या शुरू करेंगे? उसके बाद मेरे बच्चे शुरू होगा हमारा तांडव। और 2 दिन तांडव पढ़ने के बाद तब शुरू करेंगे अंतिम प्रहार। और अंतिम प्रहार में जो आप लोग का पत्र लेखन वगैरह बच गया है वो सब कवर करवा देंगे अंतिम प्रहार में, ठीक है ना। उसके बाद बहुत जल्दी ही बच्चों, आज 15 तारीख है, हमको उम्मीद है कि 20 तक बच्चों हमारा समाप्त हो जाएगा। 20 तक आप लोग को सब कुछ पढ़ा देंगे, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बच्चों लंबा लंबा मैराथन क्लास लेना होगा तो 1-2 ठो ले लेंगे, है ना, मैराथन क्लास वगैरह। हाँ, उसके बाद बच्चों प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना। उसके बाद मॉडल पेपर करवाएंगे आप लोग को, मॉडल पेपर, है ना, ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस हो जाए। 2-3 ठो मॉडल पेपर करवा देंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। कौन ठो बनाना है, कौन ठो छोड़ना है, ये सब सीख लीजिएगा आप लोग। चलिए, लव यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, लव यू। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आज रात में बहुत सारा नोट्स अपलोड होगा, नहीं तो कल 1-2 दिन के अंदर सब नोट्स मिल जाएगा। सब टीचर लोग को बोल दिए हैं, सारे शिक्षक लोग को बोल दिए हैं।